नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। माफियाओं की खैर नहीं है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका यह कहना है कि पाताल से भी खोज निकालेंगे माफियाओं को और दंगाइयों को उनकी 7 पीढ़ियों से वसूली होगी। इसके अलावा उनका यह कहना है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसको बख्शेंगे नहीं और उनकी संपत्ति कुर्क होगी। कुल मिला जुला के जो उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर की संस्कृति चल रही है और जाहिर सी बात है विपक्ष को इस बात को लेकर ऐतराज है और विपक्ष को ऐतराज होगा भी। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से बुलडोजर चलाए गए हैं और खास तौर से माफियाओं के खिलाफ उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की जो कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ जो बुलडोजर का एक्शन हुआ है, उससे निश्चित रूप में जनता में कुल मिला जुला के एक विश्वास का माहौल बना। हमारे साथ तमाम मेहमान इसी मुद्दे पर जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय यही है कि माफियाओं की खैर नहीं, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनका यह भी कहना है कि पिछली सरकारों के जीन्स में भ्रष्टाचार था। तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है वो आपको सुनवाते हैं। के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था। अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। अपने स्वयं के पाले हुए गुर्गों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे और इसीलिए उन लोगों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ लड़ना प्रारंभ किया है। हमने तय किया है भ्रष्टाचारी कोई भी होगा उसकी संपत्ति को हम कुर्क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भ्रष्टाचारी कोई भी होगा उसकी संपत्ति कुर्क होगी और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि पिछली सरकारों के जीन्स में भ्रष्टाचार था। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। आपसे परिचय करा दें, राघवेंद्र सिंह जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कानपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। समीर सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा AK जैन जो कि रिटायर्ड DGP हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जब भी एक्शंस होते हैं तो प्रशासनिक रूप से क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं समीर सिंह जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। समीर जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि पिछली सरकारों के जीन्स में भ्रष्टाचार था, आज योगी ने कहा है, और उनका यह भी कहना था कि माफिया कोई भी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसकी संपत्तियां कुर्क होंगी और पाताल से भी खींच के लाएंगे। एक रिएक्शन चाहेंगे आपसे। जी, सबसे पहले मुझे ये कहना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के जितने भी बयान आते हैं, जितनी भी योजनाएं आती हैं, उनमें एक दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक कि उन पे हंसा जाए या उन पे चिंता व्यक्त करी जाए। हंसा इसलिए जाए क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं और जो असलियत में हो रहा है उसमें कोई समानता नहीं है।
नहीं, और हंसना चिंता क्यों? इसलिए अरे किया किस जाए, बात पे हंसना, मैं किस आपके बात पे? मैं आपके सवाल पे नहीं, आ रहा हूँ मुख्तार रमन जी, जो अंसारी एकदम की एकदम संपत्ति, मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो इसमें हंसने की क्या बात है? जी, हंसने की बात यह है क्योंकि ये जो दो नाम अभी आपने लिए इन पे एक्शन लिया जा रहा है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो पाताल से ढूंढ कर निकालने की बात है, तो पाताल से ढूंढने की जरूरत क्यों है? इतने सारे सामने ही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो सामने और जितने सारे सामने माफिया कहाँ हैं, है? मतलब वो जो माफिया आपके कहने सामने का है, संदर्भ क्या है? वो सामने कहाँ वो है? माफिया किसी और समुदाय के हैं, ये बात अलग है। तो अगर आप बात नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, पाताल आप से ढूंढ के लाने की, देखिए ये डिबेट हो रही है, बड़ी जी। क्लियर कट डिबेट है। आप बहुत बहुत क्लियर कट बोलिए, सामने है मतलब कौन है और किन के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है? आपके कहने का मतलब, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि सामने हैं और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, दूसरे लोग के खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो आप ये बताइए ना, उजागर कीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए कौन लोग हैं जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। रमन जी, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि अभी जो हाल ही में एमएलसी चुनाव हुए थे, उनमें जो हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां से जो महिला जीती थी एमएलसी का चुनाव, वो किन की बीवी हैं, और उनके साथ साथ उनके परिवार में और कौन कौन है जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चुनाव भी लड़ रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, उन पे क्या एक्शन लिया जा रहा है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि माफियाओं के पूरे परिवारों को। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, अगर ऐसे लिस्ट अगर गिनाई जाए, तब तो सबसे ज्यादा आरोप तो आपकी पार्टी पर लगते रहे, समाजवादी पार्टी पे। राघवेंद्र जी से रिएक्शन चाहेंगे, उससे पहले समीर जी, सबसे ज्यादा तो आपकी पार्टी पे आरोप लगते रहे हैं कि ये थानों में जाके वहां से अपराधियों को छुड़ाते थे। जी देखिए, आरोप मरना बहुत आसान काम है और आरोप बहुत बेबुनियाद आरोप। चलिए राघवेंद्र सिंह से, मैं बात कह रहा हूं, अगर इसको क्या कहते हैं, आप बेबुनियाद आरोप बता दीजिए तो मैं मानूं। क्या ऐसा नहीं है कि जो अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, राघवेंद्र जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या सारी चीजें एकदम रामराज जैसी थी? क्या सारी चीजें अच्छी हुई? क्या वहां पे नियुक्तियों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो बाद में उजागर हुआ? राघवेंद्र जी, तो ये पलट के क्यों नहीं आए? दो लोकसभा सीटें रामपुर आजमगढ़, जो इनकी परंपरागत सीटें थी, जिसमें एमवाई समीकरण कुल मिलाकर लगभग 70% का था, वहां ये तो बुरी तरह। चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है समीर सिंह से ही आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ये बताइए कि अगर आपकी सरकार में सब कुछ अच्छा था, तो जो सीटें आपके पास, आजमगढ़ आप हार गए, आप रामपुर हार गए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें कहीं ना कहीं आप बिल्कुल किनारे हो गए, पार्टी में भगदड़ मची। ये आरोप लगते रहे कि अखिलेश यादव जी दिन में 2 बजे सो के उठते हैं। अभी कुछ समय पहले आनंद जी का ट्वीट आया था, मायावती जी का ट्वीट आ रहा है, राजभर का भी बयान आया था कि एसी कमरों में बैठ के पॉलिटिक्स की जाती है, पार्टी में टूट अंतरकला बिल्कुल जग जाहिर है, चाचा भतीजा में पट नहीं रही है। आखिर क्या खा के लड़ेगी आप? विपक्ष क्या खा के लड़ेगा भाजपा से? रमन जी, ये सारी बातें और ये सारे आरोप 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी उठाए जा रहे थे और बहुत बहुत दम से उठाए जा रहे थे, और उसके बाद 22 में कर क्या लिया आपने? जी 22 में कर क्या लिया? जी रमन जी, देखिए, चुनाव हारे हम जरूर हैं, लेकिन अगर आप ये कहिए कि जो 32% जनता है जिसने हमें वोट दिया है और जो हमारे 111 विधायक जो हमारे बन के आए हैं, वो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये बात तो गलत होगी कहने के लिए। अगर आप देखिए कि जो हमारे वोट परसेंटेज में जो इजाफा है और जो हमारी सीटों में जो इजाफा है, आप वो समय याद कीजिए जिस समय उत्तर प्रदेश से, तब बता रहा हूं, जिस समय उत्तर प्रदेश से आपके कितनी सीटें आपकी हुआ करती थी, और खास तौर से कितनी संसदीय सीटें भी आपके पास हुआ करती थी, वो दौर क्यों भूल रहे हैं आप? दौर बिल्कुल नहीं भूल रहे, लेकिन यही हम भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि हमें किसी भी पार्टी को, राघवेंद्र जी से रिएक्शन जीरो ना समझे। 2014 के पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद थे ये सबको पता है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के पास, सबको पता है। ये बताइए क्यों आए? कुछ तो था ना। बहुत सारे रीजंस हैं। क्या रीजन है बताइए? करने वाला रीजन है, परसेप्शन की राजनीति करने वाला रीजन है, परसेप्शन की राजनीति मतलब झूठ बोलने का रीजन है, जनता को गुमराह करने का। अच्छा, एक बात बताइए, समीर सिंह एक बात बताइए, राघवेंद्र जी, समीर सिंह से एक सवाल पूछता हूं। आप इस डिबेट में बैठ के झूठ बोल दें तो यहां से बाहर निकल के जाएंगे तो जितने लोग आपसे मिलेंगे, क्या आपके उस झूठ पे एतबार कर लेंगे? अगर कोई पार्टी झूठ बोलती है तो सत्ता में कैसे आएगी भाई? ठीक है, इस हिसाब से अगर झूठ बोल के सत्ता में आता तो आप क्यों नहीं झूठ बोले? फर्ज कर लेते हैं आपकी बात सही है, तो मेरे पास तो बातें हैं। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई आज? अगर हो गई हो तो बताएं, और अगर नहीं हुई तो वह झूठ नहीं हुआ, जुमला नहीं हुआ।
पहली मान बात, लिया, क्या जितना मान भी लिया, एक्सिस बैंक में मान जितना लिया, पैसा जमा दुगनी था, नहीं हुई, जितना मान भी लिया, ब्लैक दुगनी मनी नहीं बाहर हुई। देशों में जमा अरे था, मान क्या लिया, वो वापस आ गया? समीर जी इजाफा आपकी हो गया बात उनमें, मान तो ली, क्या ये झूठ नहीं समीर था? जी आपकी बात मान ली, आय दुगनी नहीं हुई, काला धन वापस नहीं आया, लेकिन जनता ने आपको क्यों नकारा भाई? आप तो सच्चे थे, तो आपको क्यों नकार दिया? जी, तो क्यों इस पे नकारा आपको? देखिए, पहले तो आपकी बातें अगर आप खुद मान रहे हैं और जो कि बात जनता को भी समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, अरे तो आप जो क्यों विपक्ष विभाजित को हो रहे हैं भाई? कमजोर करने आप में- विभाजित क्यों हो जो रहे हैं? विपक्ष इसका को मतलब कमजोर आप करने के कमजोर लिए हैं, जो आप कमजोर हैं। जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती है, जिस तरीके AK से जैन इलेक्शन साहब, कमीशन AK काम जैन कर साहब रहा के है पास, उत्तर AK प्रदेश जैन साहब में के पास जाएंगे। 2022 के चुनाव में, AK तो जैन हमने साहब के देखा पास कि ये जाएंगे, सब रीजंस हैं। AK जैन साहब के पास जाएंगे। देखिए समीर सिंह बोल रहे हैं, राजनीतिक लफबाजी कर रहे हैं बैठ के। AK जैन साहब, बताइए, AK जैन साहब से एक रिएक्शन लेंगे। इनका यह कहना है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करती है सरकार। तमाम विपक्ष इस बात पे आरोप लगाता है। एक बात बताइए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा रसूखदार हो, अगर वो माफिया है, अगर वो भ्रष्टाचारी है, तो उसको पाताल से खोज के निकालेंगे, और हाल ही के दिनों में बुलडोजर एक्शन हुआ भी है, तो एक बात बताइए आपसे, चूंकि आप एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहे हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के एक्शंस जब सरकार लेने का निर्णय करती है तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं प्रशासनिक रूप से? क्योंकि जिनके खिलाफ एक्शन होना होता है वो बहुत रसूखदार लोग होते हैं, जैसे चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, और इस तरह की तमाम लंबी फहरिस्त है। देखिए, जो बयान दिया है बहुत सही है, प्रदेश के निवासियों के हित में है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मऊ इसके लिए कुख्यात रहा है जी, और मऊ में लोगों ने फंड्स का दुरुपयोग किया है, ऐसी जगह जहां पर कि माफिया पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, वहां आप रोज पढ़ रहे हैं कि तरह तरह के एक्शंस वहां पर हो रहे हैं। इससे जिला भी बदनाम होता है। जी, मुख्यमंत्री का आह्वान करना कि माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, उनको पाताल से भी निकालकर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, इससे पब्लिक का जो न्यायप्रिय जनता है, शांति प्रिय जनता है, उनका मनोबल बढ़ता है, पुलिस को भी ताकत मिलती है। और मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है जी, उस चुनौती पे खरे उतरेंगे। माफियाओं के खिलाफ, संगठित अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएंगे। इस समय जैन साहब एक बात जानना चाहते हैं, अगर इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति कोई भी सरकार, मैं खाली योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार इस तरह की अगर इच्छा शक्ति दिखाती है तो विपक्ष को क्यों दिक्कत होती है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो फंक्शनिंग मैंने देखी है वो एक उसमें भिन्नता है पहले की सरकारों से जी। इस सरकार में पुलिस के साथ साथ डेवलपमेंट अथॉरिटीज, नगर निगम, जिला प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है। उनका सहयोग नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही बताएंगे कि कौन सी नगर निगम की भूमि, कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी की भूमि, कौन सी ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, और उनको चिन्हित करके उनको हटाया जा रहा है। ऐसे अतिक्रमण ध्वस्त किए जा रहे हैं, बिल्कुल, जो एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है, जो चले गए हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, एनिमी प्रॉपर्टी पे किस किस के कब्जे हैं वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। एनिमी प्रॉपर्टी पे कब्जे जिला प्रशासन बताएगा, पुलिस नहीं बता पाएगी। रामपुर सीधा उदाहरण है इसका, रामपुर सीधा उदाहरण है। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। राघवेंद्र जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया जा रहा है, आखिर इस तरह के जो कंस्ट्रक्शंस हुए होंगे या इस तरह के जो इंक्रोचमेंट हुए होंगे, रातों रात तो हुए नहीं होंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये पिछली सरकारों में, अभी समीर सिंह का कहना था कि जुमलेबाजी करती है ये सरकारें, या फिर झूठ बोल दीजिए आप, जनता एतबार करती है। जनता कैसे एतबार करेगी? ये रातों रात ये अवैध कब्जा तो नहीं हुआ होगा ना, जो आज बुलडोजरों के जरिए गिराया जा रहा है? नहीं, सही कर रमन सिंह जी, मुझे जरा आपसे थोड़ा समय दीजिएगा तो हमें लग रहा है मेरी बात तभी तथ्यात्मक बिल्कुल तरीके से आ पाएगी। आजमगढ़ में रामपुर में जो आजम खान ने जो नहर विभाग की जमीन में गेस्ट हाउस बनवाया था, वो क्या रातों रात हो गया था? क्या आजम खान को जानता नहीं है क्या? हम लोगों ने 2000 करोड़ की जो संपत्ति छोड़वाई है, जिनको धूल दूसरित किया है, रमन जी ताज्जुब होगा, उसमें 70% जो संपत्ति है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की है।
और जितने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जितने भू माफिया, शिक्षा माफिया, बालू माफिया, मोरंग माफिया। लेकिन राघवेंद्र जी आपको मैं टोकना चाहूंगा, राघवेंद्र जी टोकना चाहूंगा। विपक्ष का यह भी आरोप है कि ऐसे वो तमाम लोग जो पहले दूसरी पार्टियों में थे और उनका शुद्धिकरण हो गया भाजपा में शामिल होने के बाद, उनकी अवैध संपत्तियों की तरफ नजर भी उठा के नहीं देखी गई है, ऐसा आरोप है विपक्ष का। एक रिएक्शन चाहेंगे आपसे। आरोप लगाना तो इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता है, उसकी अवैध संपत्ति है, वो अपराधी है। समीर सिंह जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे इससे? उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है और ये आरोप को सिद्ध करना ये भारतीय जनता पार्टी हर दिन हर समय ये सिद्ध करती आ रही है कि हमारे जितने भी आरोप हैं वो शत राघवेंद्र जी आपकी आवाज धीमी आ रही है। आप ये समझिए आवाज धीमी आ रही है। कितनी ऐसे अभी महाराष्ट्र में जो सरकार गिरा के जो नई सरकार बनी है, उस सरकार में कितने ऐसे मंत्री थे पहले, कितने विधायक थे जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांचें चल रही थी। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना दी तो क्या उन पर एक्शन लिया जा रहा है? नई सीबीआई ईडी की नोटिस उन पर जारी करी जा रही हैं, या जिनके ऊपर सीबीआई ईडी के केसेस चल रहे थे उन पे कोई भी जांचें चल रही हैं, कोई भी उनको बुला के उनसे क्वेश्चनिंग करी जा रही है? नहीं। कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी का या किसी और दल से गया हुआ नेता भारतीय जनता पार्टी में जो आज है, उसके ऊपर किस नेता के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किस चीज की जांच चल रही है? और अगर तो या तो यही बात है कि या तो भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें सब एक दागहीन नेता है। अगर दागहीन नेता है तो उसमें आधी पार्टी तो बाहर से आई हुई है, जो दूसरे दलों के नेता है वही इसमें आए हुए, तो फिर वो भी दागी नहीं हुए। तो इसका मतलब खाली ये है कि अब जो विपक्ष में है, सारे जितना भी करप्शन है उनका काम है, जितने भी माफिया है वो माफिया सिर्फ एक ही समुदाय को बिलोंग करते हैं, बाकी समुदाय को लोग। राघवेंद्र सिंह समीर सिंह की बात सुन लीजिए। राघवेंद्र सिंह पहले समीर सिंह की बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। आप लोग अपराधियों का संरक्षण करते रहे हैं, माफियाओं को मदद करते रहे हैं। संरक्षण की बात अभी आई तो मैं एक बहुत ही लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी हमने देखा कि कैसे नोएडा के त्यागी जियों को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिला हुआ था और उसके तहत उन्होंने कितना इलीगल लैंड उन्होंने मनारत की थी। मैं रोकना चाहूंगा समीर सिंह जी। अरे समीर सिंह जी, नोएडा के कौन से त्यागियों को बीजेपी का संरक्षण था? आपकी एक मिनट राघवेंद्र सिंह एक मिनट समीर सिंह की बात का जवाब देता हूं। नोएडा के किस त्यागी की बात कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए जी। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की अरे क्या बात करते हैं जी? डिबेट में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाके वहां पर मुलाकात करता है त्यागी से, और सिर्फ इस वजह से सुन लीजिए उसकी वजह भी बताता हूं। रमन जी, बातों को ट्विस्ट ना कीजिए और बातों को जो तथ्य है उसी की तरह। नहीं, आपकी पार्टी गई नहीं थी। आपकी पार्टी गई नहीं थी। अच्छा ये बताइए, आपकी पार्टी एक मिनट रोकूंगा। आपकी पार्टी गालीबाज से मिलने क्यों गई थी? मंडल गया था। नहीं, आपकी पार्टी गालीबाज से मिलने क्यों गई थी भाई? प्रतिनिधि मंडल श्रीकांत त्यागी के साथ गया था मिलने। श्रीकांत त्यागी, अगर कोई भी अपराधी है भैया, एक घर में 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अपराधी है तो सुनिए आपकी बात का जवाब आपके प्रवक्ता सुनील सिंह साजन कंडेम कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी के मसले पे, उनको खारिज कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के लोग जा रहे हैं वहां श्रीकांत त्यागी से मिलने। मैं अभी आपके क्यों मिलने जा रहे हैं भाई? कर रहा हूं किसने श्रीकांत त्यागी का सपोर्ट कर कौन रहा है? ऐसा गालीबाज नेता अरे आपके लोग जा रहे हैं तो आती उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? लेकिन अगर श्रीकांत त्यागी ने कुछ गलत काम किया है तो उनकी माता को, उनकी बहन को, उनकी बीवी को आप उठा के जेल में रखेंगे 3 दिन। ये किस तरह का हरासमेंट है? अगर एक व्यक्ति परिवार में कोई काम करता है तो पूरे परिवार को सजा दी जाए। ठीक है, मान लिया, ये भी मान लिया। चलिए, श्रीकांत त्यागी के परिवार से आप मिलने गए थे, लेकिन एक बात बताइए, जिस महिला के साथ गाली गलौज श्रीकांत त्यागी ने की थी, उस महिला के साथ क्यों नहीं मुलाकात की? प्रतिनिधि मंडल गया था वहां पे, उन महिला से भी मिले हैं जिनके नहीं मिले उस दिन, जिन्होंने फर्स्ट डे मुलाकात नहीं हुई है। हमारे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, माफियाओं की खैर नहीं, आज भी योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि माफिया चाहे पाताल में घुसे हों, उनको खोज के निकालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार होगा, उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।
विपक्षी ये सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से जब इनकी पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं तो उनका शुद्धिकरण हो जाता है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है और दूसरे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलते हैं। आपसे रिएक्शन चाहेंगे। नहीं रमन जी, देखिए आप जब ये सवाल उठते हैं तो आप देखिए योगी सरकार का पिछला कार्यकाल देखिए। आपने आपके सम्मानित चैनल पर कई बार ये बात दिखाई गई कि माफिया जेल में अपना बर्थडे मनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इतना ही नहीं है, जेल के अंदर गोली मारी जाती है, रिवॉल्वर कहां से आती है, किसके पास जाती है, आज तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए। सदन का मुखिया सदन को यह बात बताता है कि सदन में एक पाउडर बरामद हुआ है जिससे पूरी विधानसभा नष्ट हो जाती, आज तक वो अपराधी ने पकड़ा नहीं गया। विवेचना कहां तक पहुंची है योगी सरकार ने आज तक नहीं बताया। यह सवाल है और सवाल तब उठते हैं जब ब्रजेश सिंह जी जेल के अंदर से सरकार चलाते हैं और फिर उसके बाद जेल से बाहर निकल के सरकार चलाते हैं। सवाल तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। राघवेंद्र सिंह आपसे रिएक्शन चाहेंगे। ब्रजेश सिंह पर सवाल उठेंगे, मुख्तार अंसारी पर सवाल नहीं उठेंगे, अतीक अहमद पर सवाल नहीं उठेंगे, इस तरह के तमाम लोगों पर सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम लोगों पर सवाल उठेंगे जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। आपसे रिएक्शन चाहेंगे राघवेंद्र सिंह। ये आवाज, क्षमा करिएगा, आप प्रश्न पूछिए, आवाज कट गई थी बीच में। क्या पूछना चाहते हैं? चलिए एके जैन साहब आपका रुख करते हैं। जैन साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है कि किसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, किसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक्शन हो रहा है तो ये एक अच्छी शुरुआत है ना, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, मैं कई बार इस बात को चैनल्स पे बोल चुका हूं कि एक नया अध्याय है उत्तर प्रदेश के लिए और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये बहुत सराहनीय पहल है। इसमें पुलिस को बढ़ चढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी माफिया हो, जो भी संगठित अपराधी हैं, जो बड़े अपराधी हैं, जो कि प्रदेश की जनता को भयक्रांत करते हैं, उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई गैंगस्टर्स एक्ट में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में होनी चाहिए। ये आरोप हमेशा से देखिए लगते रहे हैं कि इसको फेवर किया जा रहा है, इसको नहीं किया जा रहा है। कम से कम कार्रवाई तो हो रही है। 90% अब माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है तो भी सराहनीय है। 95% पे हो रही है तो भी सराहनीय है। 5% जो बच जाएंगे, अगली पार्टी की सरकार आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। पर एक माहौल तो बना है, माहौल बन रहा है। रमन जी बताइए कि चिन्मयानंद के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो गई? बताइए। टेनी महाराज गुंडा गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे ने इनके कहने पर किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ा दी। बताइए कौन सी कार्रवाई हो गई? बुलडोजर कहां, उसका रास्ता कैसे भूल गया? टेनी का जो इशू है, डेफिनेटली उस पर सवाल उठेंगे। निश्चित रूप से ऐसे तमाम लोग जिनकी लिस्ट बनी है और जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन अगर इन टोटलिटी में देखा जाए तो टोटलिटी में अगर माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी क्या पिछली सरकारों में जेल से बाहर था? क्या मुख्तार अंसारी कल भी जेल में था, आज भी जेल में, और आपकी सरकार आने के 10 साल पहले से वो जेल में है। तो आपने कौन सा बहादुरी का काम कर दिया? हम सवाल इस बात का है कि जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले, वो अपराधी पाक साफ हो जाए, गंगा जल से धुल दिए जाएंगे। जेलों के अंदर बनाएंगे, जेल के अंदर हत्याएं होंगी। आज तक रिवॉल्वर कहां से आई किसी को पता नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी आज तक बता नहीं पाएंगे वो सफेद पाउडर लाने वाला व्यक्ति कौन था। अपने ही ऊपर लगे मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करेंगे। आधे दर्जन से ज्यादा अपराधियों को कैबिनेट में बैठाएंगे और उनके मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करेंगे। तो सवाल तो रमन जी उठेंगे ना। बिल्कुल सवाल उठेंगे। प्रदीप जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस तो लंबे समय से एक सत्ता से बाहर रही है, लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो बीजेपी में आए उनका शुद्धिकरण हो गया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि उनके खिलाफ तमाम मामले लंबित है। आपसे रिएक्शन चाहेंगे प्रदीप जी। नहीं, निश्चित तौर पर रमन जी यही बात तो मैं कह रहा हूं। आप देखिए, आप किसी भी गुंडे के खिलाफ सरकार अभियान चलाकर उनकी गिरफ्तारी करे, कानूनी कार्रवाई करे, हर आदमी अप्रिशिएट करेगा, उन्हें बधाई देगा। लेकिन यह बात अगर ब्रजेश सिंह सरकार जेल के अंदर से चलाएंगे, जेल के बाहर भी आकर चलाएंगे तो सवाल खड़े होंगे। अगर गुंडे जेलों के अंदर से सरकारें चलाएंगे और अपने बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल करेंगे तो जरूर सवाल खड़े होंगे। निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। कैबिनेट के नेताओं के मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करेंगे तो जरूर सवाल खड़े होंगे। निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। अगर जेल के अंदर से कोई भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज होती हैं तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। लेकिन कुल मिला जुला के जो इधर माहौल बन रहा है, वो जैसा कि जैन साहब ने भी कहा, वो माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसको अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ठीक ठाक है। लेकिन
साथ ही साथ लास्ट रिएक्शन राघवेंद्र सिंह जी, बीजेपी को आप ये न समझें कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी आए, कितना भी दागी हो, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। लास्ट रिएक्शन आपसे। इस प्रकार की राजनीति करती होती, हम लोग जनता की अदालत में हमेशा जाते हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं और जनता, हम लोग रिपोर्ट कार्ड के आधार पर राजनीति करते हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो हम लोग काम करते हैं, नहीं, आपके वहां जो लोग आए हैं जो दागी हैं, आपके वहां जो दागी हैं उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? आपके वहां तमाम पार्टियों के जो दागी आए हैं उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा दागी नहीं है जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, प्रदीप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आप मुख्तार अंसारी के बराबर के दागी नहीं है क्या? ब्रजेश सिंह जी और ब्रजभूषण शरण सिंह जी मुख्तार अंसारी के बराबर अपराधी नहीं है क्या? आपके कार्यकाल में प्रदेश के मुखिया के ऊपर मुकदमे गैंगस्टर सहित है, उनके मुकदमे वापस लिए जाने की हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की कमी है। उप मुख्यमंत्री पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये दागी नहीं है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समीर सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, एके जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राघवेंद्र सिंह जी, चूंकि आप सत्ता में हैं इसलिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी पहल हो रही है उत्तर प्रदेश में, माफिया को पाताल से खोज के निकालने की जो कवायद है मुख्यमंत्री की, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, सराहनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी पार्टी में भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं या कोई इस तरह का दागी है, उसके खिलाफ भी अगर एक्शन लेंगे तो सचमुच ये पार्टी विद द डिफरेंस होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।